हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद गुंजन अनुराग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दैट हाउ टू स्टडी द हिस्ट्री, मतलब इतिहास को कैसे पढ़ा और समझा जा सकता है। बेसिकली हम लोग हिस्टोरियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे क्यों अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत देखा जाता है इतिहास लेखन को लेकर। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि कॉलोनियल अप्रोच क्या होती है, नेशनलिस्ट अप्रोच क्या होती है, मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या होती है और सबाल्टर्न अप्रोच क्या होती है। ये वीडियो आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री को कनेक्ट करती है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा, इस बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं दैट हिस्ट्री इज नॉट एन एब्सोल्यूट सब्जेक्ट। मतलब इतिहासकार चाहे तो हमारी हिस्ट्री को जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं, वो जैसा चाहे उस तरीके से हमारी इंडियन सोसाइटी को दर्शा सकते हैं। तो चलिए गाइस, एक एक करके सारे अप्रोचेस को पढ़ने से पहले हम एक बार कोलोनियलिज्म के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सो कोलोनियलिज्म रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम मदर कंट्री टू इट्स कॉलोनी। मतलब जब कोई मातृ देश किसी उपनिवेश देश की आर्थिक शोषण करती है, उसकी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करती है, उसके रिसोर्सेस को ड्रेन करती है, तो ये कहीं ना कहीं कोलोनियलिज्म को दर्शाता है। साथ ही कोलोनियलिज्म की विचारधारा ये भी कहती है कि कॉलोनी की खुद की कोई इंटरेस्ट नहीं होती है। अगर कॉलोनी की कोई इंटरेस्ट होती है तो सिर्फ और सिर्फ मदर कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने की ही होती है। तो दोस्तों, हमारा पहला अप्रोच है कॉलोनियल अप्रोच, and the point related to it are justifying the British rule, always showed India inferior and British superior. Britishers gave everything, rule of law, democracy factors, railways. Neither accepted colonialism nor nationalism in India. दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि जितने भी कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, जितने भी इंग्लिश हिस्टोरियंस थे, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स की गलतियों को छुपा सकें। वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो ब्रिटिशर्स की गलती को लोगों के सामने ना आने दें। इसलिए वो हमेशा कोशिश करेंगे कि वो भारतीय सोसाइटी को इंफीरियर दिखाए और ब्रिटिशर्स को सुपीरियर दिखाए। वो हमेशा ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ही सिविलाइज किया है इंडियन सोसाइटी को, और इसलिए वो कभी भी कॉलोनियलिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो कॉलोनियलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं तो उन्हें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया है, उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया है, और ब्रिटिशर्स अपनी सुपीरियोरिटी कभी भी कम होने नहीं देंगे। इसलिए जितने भी कॉलोनियल हिस्टोरियंस हैं, ये हमेशा दिखाएंगे कि ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया को सिविलाइज किया है। हालांकि जो सच्चाई है वो धीरे धीरे करके एक एक अप्रोच के साथ आप लोगों के सामने आने वाली है। तो चलिए गाइस, हम लोग अगले अप्रोच पे आते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला अप्रोच है नेशनलिस्ट अप्रोच, एंड द पॉइंट रिलेटेड टू इट आर Britishers never practiced rule of law, democracy in India. They introduced railways only for their own benefits. The nationalist historian accepted colonialism and nationalism in India. They say that there was contradiction between the economic interest of Britain and the India. मतलब ये सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं कॉलोनियल हिस्टोरियंस के अपोजिट काम कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने कभी इंडिया में रूल ऑफ लॉ तो प्रैक्टिस की ही नहीं थी, क्योंकि अगर उन्होंने रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिस की थी तो जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था, अगर उन्होंने रूल ऑफ लॉ प्रैक्टिस की थी तो रॉलेट एक्ट क्या था, अगर उन्होंने रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया था तो सिर्फ और सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए किया था, खुद के ट्रेड बूस्ट के लिए किया था। इसलिए वो कहते हैं कि भारत एक कॉलोनी था, भारत का आर्थिक शोषण हुआ है और इसके इकोनॉमी को ड्रेन किया गया है। इसलिए वो ये भी कहते हैं कि इंडिया और ब्रिटेन की इकोनॉमिक इंटरेस्ट कभी सेम नहीं रही है। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया को यूज किया है खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, इसलिए वो कॉलोनियलिज्म की थ्योरी को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो चलिए गाइस, एक एक करके इन दोनों से रिलेटेड एग्जांपल्स को समझते हैं, जिससे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कॉलोनियल अप्रोच और नेशनलिस्ट अप्रोच के पार्ट्स हमें हिस्ट्री के हर भाग में देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो। एंशिएंट हिस्ट्री में मोर्टिमर व्हीलर ने लिखा था दैट द आइडिया ऑफ टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन केम फ्रॉम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मतलब ये कॉलोनियल हिस्टोरियन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि
कि भारत कितना इंफीरियर था, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिविलाइजेशन आई थी वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ही देन थी। ये कहीं ना कहीं इंडिया को इंफीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नेशनलिस्ट हिस्टोरियन डीके चक्रवर्ती साहब ने इसको करेक्ट करते हुए कहा था दैट नो, द आइडिया ऑफ टाउन प्लानिंग इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द आउटकम ऑफ लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस। तो हम ये देखते हैं कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कॉलोनियल हिस्टोरियन को हमेशा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर मेडिवल टाइम्स की बात की जाए तो मेडिवल टाइम्स में विंसेंट स्मिथ ने अकबर की दीने इलाही पॉलिसी के बारे में लिखा था दैट इट वाज अ मॉन्स्टरस ग्रोथ ऑफ रिडिकुलस वैनिटी। मतलब उन्होंने दर्शाने की कोशिश की थी कि अकबर के द्वारा जो दीने इलाही रिलीजन निकाला गया था वो एक मॉन्स्टरस ग्रोथ की तरह था, वो अकबर की निरंकुश शासन को दर्शाता है। वहीं कई नेशनलिस्ट हिस्टोरियन इसे करेक्ट करते हुए बताते हैं कि नहीं, ये अकबर की निरंकुश शासन को नहीं दर्शाता बल्कि उसकी अच्छी नीति को दर्शाता है, क्योंकि अकबर के इस नए रिलीजन को केवल 22 लोगों ने ही फॉलो किया था और साथ ही ये रिलीजन अलग अलग रिलीजन से जो भी अच्छी चीजें होती थी उन्हें कलेक्ट करके एक नया रिलीजन बनाया गया था। तो ये अकबर की अच्छी नीति को ही दर्शाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसे सिर्फ 22 लोगों ने ही फॉलो किया तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजा ने इस धर्म को किसी पे थोपा नहीं था, ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसे इंट्रोड्यूस किया था लोगों को इसे फॉलो करने के लिए। अगर लोग इसे एक्सेप्ट नहीं किए तो राजा ने कहीं भी लोगों को फोर्स नहीं किया था इस धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये दर्शाता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी पहले से ही अच्छी थी, लेकिन हमारे कॉलोनियल हिस्टोरियंस ये दिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारा इंडियन सोसाइटी कितना इंफीरियर था। तो दोस्तों इस तरह के एलिमेंट्स हमें हिस्ट्री के हर भाग में देखने को मिलते हैं। अगर मैं गिनाने चलूंगा एक एक हिस्ट्री के एलिमेंट्स को तो ये वीडियो शायद घंटा या 2 घंटे की हो जाएगी, तो मैं उस चीज को अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों इस नेशनलिस्ट अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे आइडियल रिप्रेजेंटेशंस एंड फोकसिंग मोर ऑन लीडरशिप रादर देन मास पार्टिसिपेशन। और इन्हीं चीजों को करेक्ट करेगी हमारी मार्क्सिस्ट अप्रोच और सबाल्टर्न अप्रोच। तो एक एक करके देखते हैं कि मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है और सबाल्टर्न अप्रोच क्या है। तो दोस्तों मार्क्सिस्ट अप्रोच कहती है कि देयर वाज 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडिया। मतलब इंडिया में 2 तरह की कॉन्ट्राडिक्शंस थी, एक थी ब्रिटिश वर्सेस इंडिया और दूसरी थी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। हमारे कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जैसे बिपिन चंद्रा वो कहते हैं कि ब्रिटिश वर्सेस इंडिया जो थी ये प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन थी, मतलब इसे पहले कंसिडर करना इंपॉर्टेंट था। वहीं पे जो एक्सट्रीम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जैसे रजनी पामदत्त साहब थे उन्होंने कहा था कि इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन ही प्राइमरी है, मतलब इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन को कंसिडर करना पहले जरूरी है। तो ये दिखाता है कि किस तरह अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग ओपिनियंस थी हिस्ट्री को लेकर। लेकिन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की बात की जाए तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की भी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि उन्होंने लीडरशिप पे ज्यादा फोकस किया रादर देन मास पार्टिसिपेशन। और इसी चीज को करेक्ट करेगी हमारी सब अल्टर्न अप्रोच, जो कहेगी कि अगर किसी भी मूवमेंट को सक्सेसफुल होना है तो उसमें लीडरशिप और मास पार्टिसिपेशन दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। अगर मास पार्टिसिपेशन नहीं हो तो भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती और लीडरशिप नहीं हो तो भी मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान पे अनशन की थी तो वो मूवमेंट सक्सेसफुल इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें मास पार्टिसिपेशन थी। अगर आप ही सोचिए अगर किसी भी मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन नहीं हो तो क्या ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकती है? जी नहीं दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंस लीडरशिप का होता है उतना इंपॉर्टेंस मास पार्टिसिपेशन का ही होता है। तो दोस्तों इन सारे अप्रोचेस से हमें समझ में आ गया कि क्यों अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग ओपिनियंस देखी जाती है हिस्ट्री को लेकर। हमें समझ में आ गया कि हिस्ट्री एक एब्सोल्यूट सब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए इसलिए हमारे हिस्टोरियंस अलग अलग ओपिनियंस देते हैं हिस्ट्री को लेकर। हमें समझ में आ गया कि किस तरह हिस्ट्री में तर्क और वितर्क किया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, टाटा, गुड बाय।